हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर की कई सारे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो बीच में काफ़ी गैप हो गया था, अभी 1 महीने का टाइम नहीं पाया मेरे को। तो आज मैं आपके लाया हूँ मौर्यकाल। मौर्यकाल जो कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। मौर्यकाल जो कि चला 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला मौर्य काल। तो चलिए जानते हैं अशोक। सभी जानते हैं अशोक का नाम, सभी ने सुन रखा होगा। अशोक सम्राट का जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, अशोक सम्राट अशोक का जो बड़ा भाई था उनका नाम क्या था? उनका नाम सुशीम नाम था। तो अशोक सम्राट अशोक का जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, इसका नाम है सुशीम। तो ऐसा क्वेश्चन पूछाएगा कि वह सम्राट कौन था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो वो थे अशोक। अशोक के बड़े भाई का नाम क्या बताया मैंने? सुशीम। और सुशीम की अशोक ने हत्या कर दी थी सुशीम की। क्यों कर दी थी? राज सिंहासन पाने के लिए। राज सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा वो सम्राट था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर राज सिंहासन पाया? तो वो है सुशीम। अशोक ने अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या कर राज सिंहासन पाया। अशोक की जो कई सारी पत्नियां थीं, अशोक की कई सारी पत्नियां थीं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ण कर रहे हैं कारुवाकी का, जो कि उसमें से एक उसकी अशोक की पत्नी थी। तो अशोक की पत्नी का नाम क्या है? कारुवाकी। कारुवाकी नाम है अशोक की पत्नी का नाम। लेकिन कारुवाकी का ही वर्ण क्यों किया गया? जो पत्नी तो कई सारी थी, क्योंकि अशोक जो है अत्यधिक प्रभावित था कारुवाकी से। तो कारुवाकी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अशोक की जो वाइफ है उसका नाम है कारुवाकी। तो अशोक अत्यधिक प्रभावित था। तो ऐसा आपको पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक अपनी कौन सी पत्नी से अत्यधिक प्रभावित था? तो वो है कारुवाकी। अशोक का जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है कोई भी कठोर सतह जैसे पत्थर की या धातुओं की, उस पर जो उत्कीर्ण पाठन सामग्री है वो अभिलेख कहलाती है। आ गया वो समझ में? अभिलेख क्या होता है? कोई भी कठोर पदार्थ जैसे पत्थर या धातु जिस पर उत्कीर्ण कोई पाठन सामग्री है, और वो पाठन सामग्री किससे संबंधित है? जो अशोक ने अपने राज्य में इंस्ट्रक्शंस, आदेश बनाए होंगे, वो उस पर उत्कीर्ण होते हैं, जिससे कि लोग उसे पढ़ सकें और उसे फॉलो कर सकें। जिसका वर्ण, इसका यूज़ हम आज भी वर्तमान भारत में भी इसका यूज़ हो रहा है अभिलेखों का। तो आप समझ गए होंगे अभिलेख का मतलब क्या होता है? कोई भी कठोर पदार्थ जैसे धातु, स्टोन, पत्थर जिस पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री, जो कि वहाँ के जो राजा है उसके जो अनुदेश हैं उसको उस पर उत्कीर्ण करके प्रजा उसे पढ़ती रहे और उसको फॉलो करे, यह उसका कहना। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अब जो उत्कीर्ण हुए हैं वो किस भाषा में हुए हैं? वो हुए हैं प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। प्राकृत क्या है? एक भाषा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्राकृत के बारे में, कि भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन रूप है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन रूप है प्राकृत, जो कि चली 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चली प्राकृत, जो कि एक भाषा है जिसका उपयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अब हमने बताया कि प्राकृत क्या है, कि भारतीय जो आर्य भाषा है उसका प्राचीन रूप है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। धार्मिक कारणों से संस्कृत का महत्व कम हो गया। संस्कृत का जो महत्व है वो कम हो गया धार्मिक कारणों से, जिसकी वजह से ये प्राकृत का यूज़ होने लगा। और प्राकृत के भी 4 रूप हैं, तो उसमें से भी कौन सा हुआ इसमें? तो अर्धमागधी हुआ है। प्राकृत के भी 4 रूप हैं, हमें सिर्फ अर्धमागधी का जिक्र करना है। क्यों? क्योंकि वो अशोक के शिलालेख, अभिलेख जो है उसमें उसका यूज़ किया गया है। तो अशोक का जो अभिलेख है, अभिलेख मैंने आपको बता दिया
कि कोई भी कठोर पदार्थ जैसे धातु या स्टोन हम यूज़ में ले लेंगे, उस पर उत्कीर्ण करने के लिए कोई भी अनुदेश जो कि राजा द्वारा बनाया गया है, और वो क्यों लिखा जाता है, इससे कि जो लोग हैं उसको पढ़ें और फॉलो करें। ये अभिलेख है, इसका वर्तमान में भी यूज़ हो रहा है, आप देखते होंगे। तो अभिलेख का जो उस पर उत्कीर्ण लिखा गया वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। मैंने बताया कि प्राकृत भाषा के भी 4 रूप हैं, उसमें से कौन सा वाला वर्णन किया गया है उसके अभिलेखों में? तो अर्धमागधी किया गया है, अर्धमागधी प्राकृत। और अर्धमागधी का थोड़ा जान लें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म साहित्य अधिक है, साहित्य में अधिक यूज़ हुआ है। जैन धर्म बौद्ध धर्म जो साहित्य हैं, जैन साहित्य और बौद्ध धर्म साहित्य हैं, उसमें अधिक यूज़ हुआ है अर्धमागधी का। और अर्धमागधी का जो मुख्य क्षेत्र था वो था मगध, और मगध में ही मौर्य साम्राज्य फैला, मगध में ही मौर्य साम्राज्य फैला और मगध ही इसका मुख्य क्षेत्र था अर्धमागधी का। तो मेन चीज़ क्या है, हमने जान लिया अभिलेख क्या होता है, हमने जान लिया प्राकृत क्या है ना। प्राकृत के 4 रूप हैं, जिसमें से कौन सा यूज़ करा है उसके अभिलेखों में अशोक के? तो अर्धमागधी यूज़ करा है। और संस्कृत का महत्व कम क्यों हो गया? धार्मिक कारणों से। भाई जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आए, अपने अपने धर्म आए, उनके अकॉर्डिंग भाषाएं बढ़ गई, तो इस संस्कृत महत्व से हमारे कम हो गया। भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीन रूप है वही प्राकृत भाषा है, इसका यूज़ हुआ 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और अर्धमागधी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी यूज़ हुई है। मुख्य क्षेत्र मगध था जो कि मौर्य साम्राज्य का ही है। तो अशोक के अभिलेखों में प्राकृत का भी यूज़ हुआ है। प्राकृत का भी कौन सा रूप? तो अर्धमागधी। इतना जानना है। अभी बिंदुसार कौन है? तो अशोक के पिता का नाम, अशोक के फादर का नाम है बिंदुसार। तो अशोक के जो फादर हैं बिंदुसार, तो बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा? अशोक को भेजा तक्षशिला, तक्षशिला भेजा। ये विद्यालय है, ये विद्यालय है तक्षशिला। तो बिंदुसार ने, जो कि अशोक के पिताजी हैं, अशोक को भेजा तक्षशिला जो कि विद्यालय है। क्यों भेजा? विद्रोहियों को कुचलने के लिए। विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक के पिताजी बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक का एक अन्य नाम और है, किस नाम से जाना जाता है अशोक को? तो देवान पियदसी, देवान पियदसी के नाम से जाना जाता है अशोक को। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? देवान पियदसी। और अशोक के जो पिताजी बिंदुसार हैं, अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। तक्षशिला क्यों भेजा? विद्रोहियों को चलने के लिए भेजा। और ये तक्षशिला है कि विद्यालय। प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। मौर्य जो है वो प्राचीनतम राजवंश है। अब ये चाणक्य कौन है? चाणक्य आपने सबने नाम सुन रहा होगा चाणक्य का, चाणक्य नीति पढ़ रखी होंगी, वही चाणक्य हैं ये। तो चाणक्य का एक नाम और है, वो क्या है? कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? देखो, अशोक के पिताजी कौन है? अशोक का भाई सुशील, अशोक के पिताजी बिंदुसार। और बिंदुसार के पिताजी कौन है? तो बिंदुसार के पिताजी ही हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? अशोक के पिताजी हैं। और चाणक्य, जिसको कौटिल्य का नाम भी दिया गया है, चाणक्य को कौटिल्य भी जानते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ये पहले शासक थे जिन्होंने मौर्य शासन की नींव रखी। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक और सुशील। तो कौटिल्य, चाणक्य को कौटिल्य नाम से जानते हैं। और ये कौन थे? प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, कौटिल्य। इनकी ही मदद से, चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं अपने शासन का विस्तार कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन का विस्तार किसकी मदद से कर सके? कि चाणक्य के, क्योंकि वो उनके प्रधानमंत्री थे और इनका अहम रोल था शासन विस्तार कराने में। कलिंग विजय, अशोक की जो कलिंग विजय थी, अशोक की एक बैटल हुई थी जिसमें उसे जीत मिल गई थी। ये लास्ट इसकी बैटल थी अशोक जी की, कलिंग, जिसमें इन्होंने विजय हासिल कर ली थी। लेकिन इतना रक्तपात हुआ, जीत तो गए थे अशोक, इतना रक्तपात हुआ कि इनका दिल जो है उसके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यार इतना रक्तपात क्यों, उससे क्या मिलता है ये सब। तो इनके मन में जो भाव आ गया,
इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यहीं से ऐसे पूछा जाता है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग विजय लास्ट बैटल थी अशोक की, जिसमें अशोक ने जीत हासिल कर ली थी। खूब इसमें खून बहा था, तो उसमें जो है इनका दिल दहल गया। उसके वजह से इन्होंने जो है अपना धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। सांची क्या है? एक स्तूप है। सांची क्या है? स्तूप है जो कि बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो किसे संबंधित है सांची? सांची एक स्तूप है जो किसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची। अगला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वही जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और चाणक्य कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उनके शासन को विस्तार करने में काफ़ी मदद की। उन्होंने ही अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब अशोक के बाबा ने जैन धर्म को अपनाया, और अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म, और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए। थैंक यू।